तो आज का दिन दुनिया भर के लिए बेहद अहम है क्योंकि आज सबकी निगाहें टिकी हैं दावोस में चल रहे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पर। आज शाम 7 बजे दावोस में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को संबोधित करेंगे। ग्रीनलैंड संकट और यूएस यूरोप में गहराते टैरिफ वॉर के बीच ट्रंप के संबोधन को काफी अहम माना जा रहा है। ट्रंप किसी भी हालत में ग्रीनलैंड पर कब्जा करना चाहते हैं। इसे लेकर ट्रंप यूरोपीय देशों और नाटो को धमकी भी दे चुके हैं। ट्रंप ने ग्रीनलैंड पर उनकी बात नहीं मानने वाले सहयोगी देशों पर टैरिफ थोपने की धमकी दी है। हालांकि फ्रांस ने ट्रंप की ग्रीनलैंड पॉलिसी और टैरिफ की धमकी का जोरदार विरोध किया है। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों ने कहा कि देशों के रिश्ते एक दूसरे के सम्मान से चलते हैं। धमकी या किसी भी बुलिंग करने की मैक्रों ने गलत बताया है। ईरान के मसले पर भी ट्रंप के बयान पर नजर रहेगी। वहीं दावोस जाने से पहले ईरान को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी। ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान ने कोई गलती की तो पूरा देश तबाह हो जाएगा। Well, they shouldn't be doing it, but I've left notification. Anything ever happens, we're going to blow the whole country is going to get blown up. चलिए बात करते हैं गिरते रुपए की। बाजार में आज रुपए ने दबाव बनाया। डॉलर के मुकाबले रुपया अपने अब तक के सबसे निचले स्तर पर लुढ़क गया है। आरबीआई के दखल के बावजूद भी रुपए में गिरावट बढ़ी है। तो क्यों गिर रहा है रुपया, इसकी पूरी डिटेल्स बता रही हैं वरिष्ठ सहयोगी लता वेंकटेश। लार्ज सिंगल डे फॉल है, 0.8% फॉल। ये पिछले बार हुआ था नवंबर 21 को, जब ट्रेड सिग्नेचर होने वाला था और नहीं हुआ। और फिर मई में भी ऐसे सिंगल डे फॉल हमें देखने को मिला 0.8% का। ये कुछ नया कारण नहीं है, बस फॉरेनर्स बेचे जा रहे हैं। आप देख रहे हो 2026 के इनॉग्रेशन से ही हर दिन 4,000-3,000 करोड़ तो बेच ही रहे हैं। वो कुछ $500 मिलियन होता है। अभी लास्ट 24 आवर्स में सारे ही मार्केट्स गिरे हैं, ये ट्रंप और ग्रीनलैंड के रीज़न को देखकर। तो ऑलरेडी वीक एसेट, ऑलरेडी बेरिश एसेट, वीक नहीं कहूँगी, बेरिश एसेट पे ज़्यादा असर पड़ता है। फिर एक छोटे छोटे कारण तो होते ही है। ये जो हम कहते हैं 1 मंथ अगो स्वॉप्स जो एनडीएफ मार्केट में आरबीआई एंटर करता है, उसके दैट लीव्स अ लॉट ऑफ बैंक्स शॉर्ट ऑन डॉलर्स। वो जब मच्योर होता है वो बैंक्स खरीदने आते हैं, तो वो एक एक्स्ट्रा प्रेशर बढ़ गया था। अगर 1 मंथ को बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स आरबीआई ने एंटर किया तो वो प्रेशर भी आज देखने को मिला। स्टॉक मार्केट तो गिर ही रहा था। तो इसलिए रीजंस तो बहुत हैं। अब मैं आपको एक बात बता दूं, हमें हमेशा ये फॉल को नेगेटिव रूप में नहीं बताना चाहिए, क्योंकि रुपी फॉल इज ऑल्सो द सोल्यूशन टू अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। उसके वजह से इंपोर्ट्स महंगे हो जाते हैं और इंडियन कंपनी के अर्निंग्स बढ़ सकते हैं। जब आप एसआरएफ की बात कर रहे हैं, उनको भी फॉरेन कंपटीशन का, चाइनीज़ केमिकल्स कंपटीशन होता है। और चाइनीज़ रेनमिनबी के ज़रिए इंडियन रुपी हैज़ फॉलन 12% ईयर ऑन ईयर। डॉलर के मुकाबले इट्स ओनली 5.5%। तो ये एक तरफ से राहत है इंडियन कंपनीज के लिए। प्रॉब्लम ये होता है जब सडन शार्प फॉल्स इन अ शॉर्ट टाइम होता है, तब वो सेल्फ फुलफिलिंग हो जाता है, क्योंकि एक्सपोर्टर्स बेचने नहीं आएंगे और अच्छा दाम मिल सकता है। इंपोर्टर्स जल्दी से खरीदने आएंगे कि कहीं उनका हेजेस और महंगे हो जाएंगे, और इन्वेस्टर्स भी आने नहीं जाएंगे क्योंकि उनको देखना होगा कि और सस्ते में आते ही वो नुकसान देखना नहीं चाहेंगे ना। तो अभी सबका जड़ क्या है? कॉर्पोरेट अर्निंग्स। अगर अर्निंग सीजन अच्छा डबल डिजिट में चला होता तो हमें ये शायद देखने को नहीं मिलता। अभी हमको ग्रोथ के लिए ही प्रे करना चाहिए। ग्रोथ इज द बेस्ट सॉल्यूशन। तो रुपए की गिरावट का असर आज बाजार पर भी देखने को मिला। शुरुआत में बाजार में तेज गिरावट देखने को मिली, लेकिन बाद में बाजार सुधर कर बंद हुए। मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स में भी बिकवाली हावी रही। बाजार का पूरा हाल अब बता रहे हैं आशीष चतुर्वेदी। देखिए, लगातार तीसरा दिन है मार्केट में गिरावट का। निफ्टी अगर आप देखें तो ज़रूर आपको थोड़ा सा ऑफलोज नज़र आएगा, लेकिन खास बात है कि अभी भी स्टॉक्स पूरी तरीके से रिकवर नहीं कर रहे हैं। चाहे आप स्मॉल कैप को देखें, मिड कैप को देखें या फिर माइक्रो कैप, यहाँ पर गिरावट काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है। और अभी तक वही कारण निकल कर आ रहे हैं कि दरअसल आप देखें तो अर्निंग्स डिसअपॉइंट कर रही हैं, और ग्लोबल मार्केट्स में जिस प्रकार से अनसर्टिनिटी चल रही है,
मार्केट्स पर इम्पैक्ट आपको साफ नज़र आ रहा है। अब रिजल्ट का इम्पैक्ट बहुत साफ है मार्केट पर। आप देखिए क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण यहाँ पर इंटरनल्स काफ़ी बढ़िया थे, स्टॉक में इतनी गिरावट के बावजूद बढ़िया तेज़ी यहाँ पर देखने को मिली, मार्केट को आउट परफॉर्म किया इसने। JNK बैंक यहाँ पर भी तेज़ी रही, SRF इसके नतीजे कल मार्केट के दौरान आगे थे, लेकिन आज यहाँ पर फॉलोअप एक्शन देखने को मिला, गिरावट यहाँ पर नजर आई। और विक्रम सोलार स्टॉक की चर्चा हम पहले कर चुके हैं, लगातार सिर्फ और सिर्फ गिरावट स्टॉक में आपको देखने को मिल रही है। इसके अलावा अगर आप देखें तो गिरते मार्केट्स में कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जिन्होंने एक्सेप्शनल स्ट्रेंथ दिखाई, जैसे MRPL है, इटर्नल है, KPR मिल्स, हिंदुस्तान कॉपर, यहाँ पर काफ़ी बड़े मूव्स नजर आए। IT स्टॉक्स में एकाएक गिरावट देखने को मिल रही है, नतीजे अच्छे थे टेक महिंद्रा के, लेकिन इसमें तेजी टिक नहीं पाई, गिरावट यहाँ पर आई। परसिस्टेंट सिस्टम है, साइंट, यहाँ पर एक कट देखने को मिला, लेकिन कुछ स्टॉक कैसे हैं जिनमें गिरावट रुकने का नाम नहीं ले रही। एक तो कल्याण ज्वेलर्स है, ये जब मार्केट अच्छा कर रहा था तभी भी परफॉर्म नहीं किया, आज देखें तो एक खबरों के बीच बड़ी गिरावट। डिक्सन टेक लगातार नोज डाइव कर रहा है, UPL में लगातार दूसरा दिन बड़ी गिरावट का, और साथ में पेटीएम यहाँ पर भी देखें तो दिन के दौरान बड़ा ब्रेकडाउन नजर आया। चलिए बढ़ते हैं आगे और आपको बता दें, अगर आप फ्लाइट के जरिए अपनी यात्रा प्लान कर रहे हैं तो जल्दी टिकट बुक करा लेंगे तो बेहतर होगा। दरअसल सरकार ने इंडिगो संकट के बाद हवाई किराए पर कैपिंग लगा दी थी, लेकिन अब बड़ी खबर यह है कि जल्द ही इसे हटाया जा सकता है। डिटेल्स ले लेते हैं रोहन सिंह से। तो रोहन, आपसे जानना चाहेंगे हवाई किराए पर कैपिंग कब तक हटाई जा सकती है? जी, एयरफेयर कैप इंडिगो संकट के बिल्कुल पीक पर लिया गया था, जब बाज़ार में जो कैपेसिटी है फ़्लाइट्स की वो काफ़ी कम हो चुकी थी। कई सारी जो एयरलाइंस हैं वो आसमान छूते किराए दे रही थी। उस वक्त सरकार ने एक सीमा तय की थी कि एक डिस्टेंस के आधार पर एक एयरफेयर कैप होगा, जिसे आगे लागू किया गया। और उसका जो मुख्य मकसद था कि जब तक कैपेसिटी बाज़ार में दोबारा से नहीं आ जाती है, तब तक जो एयरलाइंस हैं वो एक सीमा से ज़्यादा किराए जो है वो ना बढ़ाएँ, और साथ ही जो बाकी एयरलाइंस हैं वो प्रीडेटरी प्राइसिंग का सहारा ना ले। लेकिन अब सरकार को लगता है कि बाजार में कैपेसिटी काफ़ी हद तक वापस आ चुकी है, चीज़ें काफ़ी हद तक सामान्य हैं, और नए साल और फेस्टिव सीजन में जैसे हमने देखा कि चीज़ें काफ़ी हद तक कंट्रोल में रहीं, तो अब सरकार इस एयरफेयर कैप को हटाने की तैयारी में है। इसको लेकर रिव्यू मीटिंग सिविल एविएशन मिनिस्ट्री में हो रही है, और अगले कुछ दिनों में इसको लेकर फैसला किया जाएगा। सरकार का ये मानना है कि जो एयरफेयर है वो डीरेगुलेटेड ही फिलहाल रहना चाहिए, और इसलिए बहुत जल्दी इसको लेकर एक फैसला किया जाएगा। और हालांकि साथ ही अचानक से फेयर कैप को हटाने के बाद किराए ना बढ़ जाएं, इसके लिए तमाम जो एयरलाइंस हैं उन्हें हर 15 दिन में एक रिपोर्ट देनी पड़ेगी अलग अलग सेक्टर्स में कि वो जो है उनके हवाई किराए किस तरीके से रहे हैं। और सरकार का ये भी कहना है कि वो लगातार मॉनिटर करते रहेंगे, अगर किसी सेक्टर में या किसी रूट में हवाई किराए बहुत ज़्यादा बढ़ते हुए दिखते हैं तो उस पर एक्शन लिया जा सकता है। जी शुक्रिया रोहन इस पूरी जानकारी के लिए। अब आपके बच्चे या आपके माता पिता आपके UPI का इस्तेमाल करके पेमेंट कर सकते हैं, हालांकि इसकी लिमिट आप खुद तय कर सकते हैं। NPCI ने अपने UPI एप्लीकेशन भीम में फैमिली मोड की सुविधा लॉन्च की है। भीम एप्लीकेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO ललिता नटराज से खास बातचीत की हमारे संवाददाता आलोक प्रियदर्शी ने। देखिए, ये फैमिली फीचर है। आप आपके फैमिली के जो एक्सपेंस है उसको टैग करके एक जगह पे इकट्ठा करके आप उसका हिसाब कर सकते हो। तीसरी फीचर ये है कि UPI सर्कल है। UPI सर्कल एक बहुत ही बढ़िया फीचर है सर, जो आप अपने एल्डरली लोगों को अपने फैमिली में या यंग चिल्ड्रन को दे सकते हैं। एक लिमिट लगा के दे सकते हैं, क्योंकि इसका मैक्सिमम लिमिट 15,000 है। मान लीजिए मैं मेरे डैडी को देता हूँ या मम्मी को दे रही हूँ, उनको मैं 15,000 तक लिमिट दे सकती हूँ, और वो अपने ऐप से पेमेंट कर सकते हैं जो मेरे अकाउंट से डेबिट हो जाएगी, तो वो मैं उसको अपने UPI सर्कल में ऐड कर सकती हूँ। तो ये सिमिलर चीज़ मैं अपने बच्चे के लिए भी कर सकती हूँ। तो ये एक ऐसी फीचर है जो असिस्टेंट यूज़र्स जो बोलते हैं ना, करना भी नहीं है, करना है कि नहीं करना है करके सोच रहे हैं, उनको आगे ले आने में बहुत काम आएंगे और कम हो जाएगी, और उनके माइंड में जो एप्रीहेंशन है वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी। वो अपना UPI भी यूज़ कर सकते हैं बाद में। ये बहुत ही अच्छी फीचर है, इसका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा रहा है और अच्छा चल रहा है। चलिए बुलेटिन में अब बात करेंगे बचत की। भारतीय अर्थव्यवस्था की बैकबोन माने जाने वाले MSME सेक्टर का देश की GDP में बड़ा योगदान है। एक्सपोर्ट में भी MSME की अहम भूमिका है। ऐसे में बजट से इस सेक्टर की क्या है मांग, साणंद के उद्योग जगत से जानने की कोशिश की हमारे संवाददाता केतन जोशी ने।
साणंद का उद्योग जगत इस वक्त हमारे साथ है। अजित भाई, वित्त मंत्री से क्या चाहेंगे? वित्त मंत्री से हम चाहेंगे कि इंडस्ट्रीज को क्लस्टर बेस्ड इंडस्ट्रीज बनाया जाए और क्लस्टर में जो भी सुविधाएं जरूरत है इंडस्ट्रीज को, वो उसमें सरकार कोई बढ़ावा दे, कोई सब्सिडी दे, ताकि वो इंडस्ट्रीज को जो प्रोडक्ट है वो कम दाम में बने और कॉम्प्लाइंसेस भी कम हो सके। इंडस्ट्री में सबसे बड़ी समस्या है पेमेंट समय टाइम पे नहीं मिलना, क्योंकि काफी सारी इंडस्ट्री और गवर्नमेंट टेंडर वगैरह में 45 डेज में पेमेंट नहीं मिलता है अभी तक भी। और भी प्रतिक्रिया लेते हैं, आप क्या चाहेंगे सरकार से? ये जो नया बजट आ रहा है इसके अंदर वित्त मंत्री से हम चाहते हैं कि जो CLCSS की गवर्नमेंट की सब्सिडी की जो स्कीम है वो 15 लाख रुपए की कैपिटल सब्सिडी 15-20 साल से वही चल रही है। अब कॉस्ट बढ़ रही है इंडस्ट्रीज लगाने की, तो वो 15 लाख की सब्सिडी को कम से कम मिनिमम 50 लाख की करनी चाहिए। ये तो 15 लाख में तो कुछ होने वाला नहीं सब्सिडी में, तो सरकार इसके ऊपर ध्यान दे के CLCSS को 50 लाख की सब्सिडी तक कर दे। आज जब पूरी इंडस्ट्री 4.0 में चल रही है और आ रही है, तब AI की बहुत ज़रूरत है और साणंद उसका इंडिया में पूरा हब है। तो उसके लिए AI डेवलपमेंट के लिए उसकी टेक्नोलॉजी, R&D, उसका जो फैकल्टी है वो सब की ज़रूरत है। तो वो फील्ड में डेवलपमेंट ज़्यादा हुए तो अच्छा है। आप क्या कहेंगे? साणंद GIDC के अंदर सरकार की मदद से काफ़ी सारी इंडस्ट्री हर महीने आ रही है, तो उसके लिए एम्प्लॉयमेंट काफ़ी कुछ जनरेट हो रहा है। लेकिन अभी दिक्कत ऐसी है कि टेक्निकल जो हम लोग फोकस करना चाहते हैं आउटपुट और क्वालिटी पे, उसके लिए मैन पावर की समस्या अगर कम हो जाए, उसके लिए एक ऐसा सजेशन है कि ITI जो कॉलेजेस है, अगर उसका जो प्रोग्राम है जो सिर्फ साल में एक बार ही रिलीज करते हैं पार्टिसिपेंट्स को, अगर वो स्टूडेंट को किसी भी एम्बेडेड प्रोग्राम कर दे इंडस्ट्री के साथ कि उनका इंटर्नशिप हमारे कंपनी में ही जाए एंड इंटर्नशिप टू हायर जैसी कोई पॉलिसी करे जिसका पेमेंट हम लोग डायरेक्टली उनको बेनिफिट दे सके और उस जो हम लोग पेमेंट करते हैं उसका बेनिफिट टैक्सेशन के रूप में हमको बाद मिले। बिल्कुल, तो यहाँ से जो सुझाव दिए गए हैं उन पर अमलवारी होती है तो पूरे के पूरे MSME सेक्टर को फायदा होगा और इससे अपने आप बड़ी इंडस्ट्री है वो भी लाभान्वित हो जाएगी। केतन जोशी, साणंद। आज सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली NCR में वायु प्रदूषण से जुड़े मामले पर सुनवाई हुई। इसमें कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने लंबी अवधि के उपायों की सिफारिश की है। वायु प्रदूषण के मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ, बता रहे हैं असीम मनचंदा। दिल्ली NCR में एयर क्वालिटी लगातार खराब बनी हुई है। सुप्रीम कोर्ट लगातार इस मामले की सुनवाई कर रहा है। पिछली बार जब दिसंबर में इस मामले की सुनवाई हुई थी तो सुप्रीम कोर्ट ने कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट को फटकार लगाई थी। उससे पूछा था कि आपने अभी तक हमको कोई भी लॉन्ग टर्म प्लान क्यों नहीं सौंपा। आज कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने अपना लॉन्ग टर्म प्लान सुप्रीम कोर्ट को सौंप दिया। इसमें 15 पॉइंट्स बताए गए हैं जिनके जरिए दिल्ली NCR के अंदर पॉल्यूशन कम हो सकता है। ये भी कोर्ट में कहा गया कि जो व्हीकल है उनसे करीबन 40% के आसपास पॉल्यूशन होता है, तो उसको लेकर के कड़े कदम उठाए जाने की जरूरत है। जो पॉल्यूशन कंट्रोल अंडर कंट्रोल रिजीम है उसको स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को मजबूत करने की यहाँ पर जरूरत उन्होंने बताई। ये भी कहा कि जितने भी पुरानी गाड़ियां हैं उनको स्क्रैप करने के लिए उनको दिल्ली से बाहर भेजना पड़ेगा। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि जो इलेक्ट्रिक गाड़ियां हैं उनको बढ़ावा देना पड़ेगा, उनके लिए इंसेंटिव स्कीम बढ़ानी पड़ेगी और पॉल्यूशन जो पुरानी गाड़ियां उनको स्क्रैप करने के लिए भी ज्यादा इंसेंटिव देने होंगे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बहुत सारी चीजें हैं जिनको कि हमें लागू करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं सबको निर्देश दिए कि आप इसके ऊपर एक काम करें, इसको कैसे लागू कर सकते हैं, इसके अंदर हमको आप बताएं। और तो सुप्रीम कोर्ट अब इस पूरे मामले की सुनवाई 4 हफ्ते के बाद दोबारा से करे। जी चलिए बढ़ते हैं आगे और एक बड़ी खबर आपको बता दें। T20 वर्ल्ड कप को लेकर आज काफी अहम दिन है क्योंकि ICC की बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को दी गई डेडलाइन आज खत्म होने वाली है। भारत में अगले महीने से होने वाले T20 वर्ल्ड कप के लिए बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए अपने मैच श्रीलंका में कराने की मांग पर अड़ा हुआ है। इससे पहले ICC ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की मांगों को खारिज करते हुए अंतिम फैसला लेने के लिए 21 जनवरी यानी आज तक का वक्त दिया था और ये समय इसलिए भी दिया गया ताकि ये साफ हो सके कि बांग्लादेश भारत में अपने मैच खेलने के लिए तैयार है या नहीं। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान ने ICC को चिट्ठी लिखकर बांग्लादेश का समर्थन किया है। इस पूरी खबर पर डिटेल्स लेते हैं और अब हमारे साथ सीधा जुड़ रहे हैं संवाददाता अमृत आनंद। तो अमृत, आपसे जानना चाहेंगे T20 वर्ल्ड कप को लेकर बड़ा डेट क्या है और साथ ही साथ जो ICC का फैसला है कब तक मुमकिन है?
दीपाली, इसका इंतजार सारी मीडिया कर रही है और साथ ही साथ क्रिकेट फैंस भी कर रहे हैं, क्योंकि ये जो पॉलिटिकल ड्रामा चल रहा है बांग्लादेश का, उसके बाद पीसीबी का उनको सपोर्ट करना, आईसीसी को खत लिखना कि अगर बांग्लादेश की मांगे पूरी नहीं की जाएंगी तो पीसीबी भी एक्शन ले सकता है। तो ये पूरा साफ नजर आ रहा है कि जिसके हाथ में मौका है वो चौका मारना चाह रहा है। एक पॉलिटिकल गेम चल रहा है मैदान के बाहर, क्योंकि मैदान के अंदर खिलाड़ी खेलते हैं, मैदान के बाहर बोर्ड के अध्यक्ष खेलते हैं, बोर्ड के लोग खेलते हैं। और आपको पता है कि बांग्लादेश हो या फिर पाकिस्तान हो, जो इनके हुक्मरान हैं, जो इनके अध्यक्ष हैं, वो उनका पॉलिटिकल संबंध है। तो सबको चाह रहा है कि अभी क्रिकेट के बहाने जितनी भी पब्लिसिटी और मीडिया का कैमरा अट्रैक्शन लूट लिया जाए उतना बेहतर रहेगा उनके लिए। लेकिन आईसीसी ने साफ कर दिया है कि वो अपने फैसले को नहीं बदलने जा रहे हैं। इसमें चाहे जो भी बांग्लादेश अपनी बातें कह रहा हो, जो भी बात पीसीबी कह रहा हो, आईसीसी के कान पर जू तक नहीं रेंग रही है। आईसीसी ने साफ कह दिया है कि हमने शेड्यूल जारी कर दिया है, आपको शेड्यूल के अंतर्गत खेलना होगा, भारत जाना होगा, आपके मुकाबले भारत में ही खेले जाएंगे। आईसीसी कोई भी T20 वर्ल्ड कप जैसे बड़े टूर्नामेंट जब आयोजन करता है, उससे 2-3 महीने पहले हर देश की, हर कंट्री की सुरक्षा जायजा ली जाती है और जो रिपोर्ट सबमिट किया जाता है उस रिपोर्ट में साफ लिखा हुआ है, चाहे पाकिस्तान हो या बांग्लादेश के खिलाड़ी भारत में खेलने के लिए सुरक्षित है। और उनके बोर्ड को ये बात बहुत पहले बता दी गई थी। लेकिन हमें पता है कि जो बांग्लादेश में जिस तरह से अभी प्रकरण चल रहा है, उसके बाद जो सरकारें एक्शन ली, भारत ने तमीम बाहर किया उनको, मुर्तजा को कोलकाता नाइट राइडर्स से, उसके बाद का ये एक्शन है, तो एक्शन का रिएक्शन है। लेकिन हमें ये पता है कि होना क्या है, तो इंतजार हमें भी है। कुछ ही पल में ये फैसला आ जाएगा आईसीसी का कि बांग्लादेश अगर मान गया तो ओके है, नहीं माना तो उनको फिर टाटा बाय बाय करने के लिए आईसीसी तैयार बैठा हुआ है। ऑल राइट, थैंक यू सो मच अमृत इस पूरी जानकारी के लिए। चलिए अब आपको बताते हैं आज के कंज्यूमर अड्डा के टॉपिक के बारे में। जेन जी एम्प्लॉयज को एक नया नाम मिला है, ऑफिस फ्रॉक। ऐसा इसलिए क्योंकि ये लोग जल्दी जल्दी जॉब बदल रहे हैं। क्या है इसके पीछे बड़ी वजह और क्या है इसके फायदे नुकसान, जानने के लिए जरूर देखिए आज का कंज्यूमर अड्डा शाम 5:57 पर। एक से दूसरी नौकरी जल्दी में जेन जी। चलिए इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप खबरों पर अपडेट रहें, CNBC आवाज से जुड़े रहें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।